तो पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि मिरर में जो ग्लास होता है उसके पीछे किस चीज की कोटिंग होती है। इसका आंसर है सिल्वर। मिरर ग्लास के पीछे हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं क्योंकि ये मेटल्स में सबसे ज्यादा लस्टरस होता है और अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें ब्राइट और क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है। अब आगे हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लेते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं, यानी सबसे रिएक्टिव मेटल इस सीरीज में सबसे ऊपर रहता है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल इस सीरीज में सबसे नीचे रहता है। कुछ कॉमन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर रहता है, यानी इस लिस्ट में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर सोडियम आता है जो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, फिर एक कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और उसके बाद अल्मुनियम। अल्मुनियम के बाद कार्बन को जस्ट कंपैरिजन के लिए इस लिस्ट में रखा है, यानी कार्बन अल्मुनियम से कम रिएक्टिव होता है और उसके नीचे जो मेटल्स हैं वो कार्बन से भी कम रिएक्टिव है। फिर इस लिस्ट में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन लेड के बाद आता है। हाइड्रोजन को भी जस्ट कंपैरिजन के लिए इस लिस्ट में रखा है, यानी उसके ऊपर के मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और उसके नीचे के मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है और प्लैटिनम सबसे नीचे है, यानी वो इस लिस्ट में सबसे कम रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये आपको आगे आने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। तो चलिए अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। हमने एसिड एंड बेसिस के चैप्टर में देखा था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पर कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं और ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्युमिनियम ऑक्साइड का एसिड और बेस के साथ रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ बहुत रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब कोई सब्सटेंस जलता है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, यानी वह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि रिएक्शन के समय ही उनमें आग लग जाती है। इसलिए इनको हम खुले में नहीं रखते, बल्कि इनको हम केरोसिन में डालकर स्टोर करते हैं ताकि एक्सीडेंटली इनमें आग न लग जाए। कंपैरेटिवली मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और लेड कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन यह फिर भी इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर खुले में छोड़ दें तो इनके सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और ये ऑक्साइड की लेयर अपने नीचे के मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाती है, यानी इन मेटल्स का सरफेस ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। सरफेस के बीच का मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसके कंपैरिजन में आयरन और भी कम रिएक्टिव होता है और हीट करने पर भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन आयरन के पाउडर को अगर हम फ्लेम में डालें तो वह जल जाता है और अगर कोई चीज जलती है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। इसी तरह अगर हम कॉपर को जलाएं तो वह जलता तो नहीं है, लेकिन उसके सरफेस पर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड तो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि वो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस में अल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी लेयर अल्युमिनियम के ऊपर बनाई जाती है,
अल्युमिनियम ऑक्साइड काफी स्ट्रॉन्ग और नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए वो अपने नीचे के अल्युमिनियम मेटल को कोरोजन से बचाता है। इस प्रोसेस में हम अल्युमिनियम से बने आर्टिकल को अनोड बनाकर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस एनोड पर कलेक्ट होती है वो अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करती है और अल्युमिनियम आर्टिकल के ऊपर अल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी लेयर बन जाती है जो उस आर्टिकल को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स वाटर से रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट कर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। यह दोनों इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये इवन कोल्ड वाटर से भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और बहुत सारी हीट रिलीज करते हैं। ये इतनी हीट रिलीज करते हैं कि रिएक्शन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें आग लग जाती है। इसके कंपैरिजन में कैल्शियम वाटर के साथ लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में भी हीट तो रिलीज होती है, लेकिन यह हीट इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। लेकिन इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वह बबल्स के फॉर्म में होती है और यह बबल्स कैल्शियम मेटल के सरफेस पर चिपक जाती है जिससे कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और वह भी कैल्शियम की तरह ही वाटर पर फ्लोट करता है। लेकिन अल्युमिनियम, आयरन और जिंक तो और भी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और भी कम रिएक्टिव होते हैं। ये ना हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। चलिए इस प्रॉपर्टी को हम रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल्स हाइड्रोजन के काफी ऊपर आते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए ये मेटल्स हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो उससे कम रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए ये मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल और एसिड का रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। मेटल एसिड से रिएक्ट कर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन नहीं बल्कि वाटर बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर वाटर बना देता है। रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो उनसे कम रिएक्टिव है। नाइट्रिक एसिड की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का यूज एक्वा रीजिया में भी होता है। एक्वा रीजिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। यह कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 की रेशियो में एक मिक्सचर होता है। यह बहुत ही पावरफुल मिक्सचर होता है और यह उन कुछ केमिकल्स में से है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और यह दो मेटल्स के रिएक्टिविटी को कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है। सपोज हमारे पास दो मेटल्स हैं ए और बी, इनमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है यह पता करने के लिए हम उनके बीच सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। अगर ए बी को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो ए ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर बी ए को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो बी ज्यादा रिएक्टिव है। इसी बेसिस पर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी को समझना होगा। ये रिएक्टिविटी होती क्या है और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी एलिमेंट की अपने वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल करने की जो टेंडेंसी होती है उसे उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं। यानी जिस एलिमेंट की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नोबेल गैसेस को देखें तो उनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। वहीं अगर हम सोडियम को देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वह अगर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर स्टेबल होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होता है। इसी तरह क्लोरीन एटम में भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी क्लोरीन एटम को अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ये क्लोरीन एटम भी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर स्टेबल होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत रिएक्टिव होता है। जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो सोडियम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्लोरीन यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह सोडियम का आउटर मोस्ट शेल स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल स्टेबल हो जाता है और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन निगेटिवली चार्ज होता है। यह दोनों आयंस आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह के कंपाउंड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनते हैं उन्हें हम आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है और उसके फॉर्मेशन को भी हम इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला है फिजिकल नेचर। आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं और जनरली हार्ड होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में जो आयंस होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगला है ब्रिटलनेस। आयोनिक कंपाउंड्स जनरली ब्रिटल होते हैं क्योंकि इनमें जो आयंस होते हैं वह स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते। इसलिए जब इनको हैमर किया जाता है या इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इनके एटम्स नए पोजीशन में एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए ये ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इनमें जो आयंस होते हैं वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हें सेपरेट करने के लिए बहुत सारी हीट सप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है इसलिए वह आयोनिक कंपाउंड्स के आयंस को डिसोसिएट कर देता है और इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि यह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम यह जानते हैं कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, इसलिए वह आयनिक कंपाउंड्स के आयंस को डिसोसिएट कर देता है। ये आयंस वाटर में फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट में ना ही इनके आयंस फ्री होते हैं और ना ही इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। लेकिन मॉल्टन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनको मेल्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई की जाती है इससे उनकी इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है और इनके आयंस मूव करने के लिए रिलेटिवली फ्री हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एक्टिविटी सीरीज और आयनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।